आज का जो चैप्टर है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे जब बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं तो उनका एक ही शिकायत होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन छूट गया, प्रूफ नहीं कर पाया, सॉल्व नहीं कर पाया। तो हमारा जो एनालिसिस है, मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं और एग्जाम में जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का आता है, तो उसमें फंस जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, ये जो 15-20 मिनट का जो वीडियो होगा, क्लास होगा, इसमें आपको पेन पेपर लेके बैठना है। आज हम आपको बेसिक से लेके लेवल तक कंसेप्ट देने वाले हैं और एग्जाम में जो 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें आप 100% अटेम्प्ट करके आने वाले हो। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी है मेरा। बस आपको 15 से 20 मिनट हमारे साथ बने रहना है। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट होने वाला है बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। ट्रिग्नोमेट्री का ये एकदम बेसिक टू लेवल वाला वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले समझो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्राई, गॉन और मैट्री। ट्राई मतलब आपका होता है बच्चा 3। ट्राई मतलब हम क्या बोलेंगे 3। गॉन मतलब क्या होता है, सेट्स। गॉन मतलब सेट्स। और मैट्री मतलब मेजरमेंट। मैट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हो गया, 3 सेट्स का मेजरमेंट के बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। लेकिन 3 सेट्स का मेजरमेंट किसका, तो 3 सेट्स का मेजरमेंट बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल। किसका, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3 सेट्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, साइड्स का जब एंगल के साथ हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, मेजर करेंगे, या उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके साथ हम जब खेलेंगे, तो यही ट्रिग्नोमेट्री होता है बच्चा। थोड़ा गर्मी है, फैन ऑन कर लूं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल सेट्स, राइट एंगल ट्रायंगल का सैड और एंगल जो भी इसमें आता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। बस यही है। और उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, इसमें बहुत नया नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, चिंता मत करो। तो आपको एक बेसिक चीज पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा। राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर देखो, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, सबको पता है आपको। बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे का पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, बेस, जिस पर टिका हुआ है। ये जो 90 डिग्री के ऊपर वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे बच्चा परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, आपका बुक में जो भी दिया हुआ है उसको रहने दो, आज जो हम बता रहे हैं उसको एकदम दिमाग में रखना है। क्योंकि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में ही हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा वैल्यू को, सारा रिलेशन को समझने वाले हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल पी से, याद रखना। बेस को कैपिटल बी से और हाइपोटेन्यूस को कैपिटल एच से। कितना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा और राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक और ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमारा सारा चीज घूमने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो एक पैथागोरस थ्योरम है जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जानते हैं। क्या थ्योरम बोलता है ये, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसमें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूस है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, इतना आपको पता है। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ एक दूसरा बात है, ये याद रखना आपको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, याद रहेगा ना? चलिए, बहुत अच्छा। अब जब ये मेरा, समझो यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये जो दो एंगल बचा हुआ है, ये दो एंगल बचा हुआ है, ये दोनों का मेजर क्या होगा, इसका नामकरण कर देते हैं एक्स, वाई और जेड। देखो, ये 90 डिग्री है ना बच्चा, सिंबल से ही पता चल रहा है।
तो बाकी दो बचा हुआ एंगल क्या हो सकता है, उसका मेजर क्या हो सकता है, हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि दोनों एंगल, जो एंगल एक्स है और एंगल जेड है, उसका सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल का हम टोटल एंगल का जो सम बात करते हैं या फाइंड करते हैं 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर अगर हम इसको, इस एंगल जेड को हम थीटा कंसीडर कर ले, क्या कंसीडर कर ले? थीटा। तो बोलोगे सर ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है? तो भैया जिस तरह से एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है ना, जिसका वैल्यू नहीं पता होता है, अलजेब्रा में उसको हम लोग एक्स वाई जेड के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। सेम वे, उसी तरीका से मैथ्स में भी जिस एंगल का वैल्यू नहीं पता, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से। यहाँ थीटा हमने लिखा है, इस थीटा की जगह बीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो अब यहाँ देखिए, एंगल y जो है ये 90 डिग्री है, तो एंगल x और एंगल z, इसका भी सम कितना होगा? 90 डिग्री, तब ना दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा। चलिए, तो अगर हम एंगल z को मान लिए थीटा, क्या मान लिया बच्चा? थीटा। एंगल z को हमने मान लिया थीटा, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल x क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं। अगर हम देखो, एंगल x और एंगल z मेरा 90 डिग्री था, अगर हम दोनों को ऐड करें, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, सम करने पे भी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया ना। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। तो इसको हमने थीटा अगर कंसिडर किया, तो ये जो एंगल है, एंगल x कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तकलीफ नहीं? चलो, बहुत अच्छा, इतना समझ में आ गया। तो मेरा ये समझाने का मकसद इसलिए था कि देखो, जब ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है? तो ये 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में ये मेरा बेस हो जाएगा, थीटा के टर्म्स में ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का वैसा साइड होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है और 90 डिग्री के अपोजिट होता है, यही हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे इसी ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को एक बार और हम बनाते हैं, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे इस एंगल के लिए बात करेंगे, ये जो 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे, तो ये जो 90 माइनस थीटा किस पे टिका हुआ है? तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। इस बात को ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ आ रहा है? एक बार इसको फिर से समझाते हैं। किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हमको बोल सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमने आपको बोला, देखो, हमने यहाँ पे दो सिनेरियो बनाया, हमने यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझना क्योंकि यही चीज लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमने बोला ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। इस कंडीशन में ये जो नीचे वाला टर्म है बेस है, जिस बेस किसको बोलते हैं? ये जो एंगल जिस पर टिका हुआ है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, थीटा कंसीडर करेंगे, तो थीटा किस पर टिका हुआ है? इस साइड पे। चलो नामकरण कर देते हैं एक्स वाई जेड। तो जो बेस यहाँ हो जाएगा वाई जेड बेस होगा, कौन, कब? जब ये थीटा लेंगे। अच्छा, तो और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा जब थीटा लेंगे। लेकिन दूसरा केस में हमने क्या बोला आपको? दूसरा केस में जब हम ये ऊपर वाला एंगल कंसीडर करेंगे, तो इसको क्या था? 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा बेस। ये एंगल इस साइड पे ना टिका हुआ है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बस आपको इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है? जब ये वाला एंगल लेंगे तो बेस नीचे वाला, और जब ऊपर वाला एंगल लेंगे तो बेस जस्ट उसके बगल वाला, बाकी अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता ही है 90 डिग्री के अपोजिट। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो, बहुत अच्छा। अब आते हैं, समझना, हम
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है आपको ध्यान से समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बच्चा जब हम एंगल को जब हम एंगल को साइड के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, रेशियो में लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे समझो, अब हम यहाँ पे, अच्छा पहले ये देख लो, हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। सैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको फिर से हम फिगर के थ्रू समझाते हैं। देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने ये 90 डिग्री है हमारा, चलो ये ए बी और सी, हम अभी एंगल सी को थीटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, एंगल सी को अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, थीटा मान के चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा सा फील आएगा अलग अलग कलर से। ठीक है, अब यहां देखिए, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बोला, अच्छा ये थीटा के टर्म्स में दिस वन इज बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। यहां तक कोई दिक्कत, इसको बेस। तो अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको इसी फॉर्म में लिखना है, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। देखो किस फॉर्म में लिखना है, इसके पीछे का रीजन है, मेरे साथ 5 बार दोहराओ। साइन, और किसके बारे में, कौन सा एंगल ले रहा हूं, थीटा, तो सैन थीटा, यही सीक्वेंस में लिखना है, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये रेशियो कैसे, एंगल और साइड का जब रेशियो होगा तो उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो सैन थीटा का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सैन थीटा बोलता है कि भैया ये किसके किसके बीच का रेशियो है। ये जो सैन थीटा मतलब जो एंगल है, सैन एंगल, ये किसके किसके बीच का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रेशियो है। सैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी हम एक ट्रिक्स भी बताएंगे याद रखने का, चिंता मत करो। आप लोग चॉक एंड डस्टर एक मूवी देखे हो, उसमें वो जो मैडम थी मैथ्स का, वो एक बच्चे को समझ नहीं आता था तो उसने बहुत अच्छे से ट्रिक्स बनाया था। इसको आप बोल सकते हो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोले, याद रख सकते हो। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में क्या करते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, मैनेमिक्स बनाते हैं। आप भी बना सकते हो। अभी मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था लास्ट ईयर, तो मैंने जब ये पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले ये मैंने बोला, तो बोला सर ये तो पुराना हो गया, आप हम एक नया ट्रिक्स आपको बता रहे हैं। तो बच्चे ने हमें बोला कि सर ये ट्रिक्स हमने याद करने के लिए यूज किया है। तो मैंने बोला बताओ क्या ट्रिक्स है। तो उसने बोला पापा बीड़ी पियोगे, बच्चा बोलता है हाँ हाँ बेटा। तो देखो ये बच्चे का बनाया हुआ है, इसको आप लोग कंसीडर नहीं करना। आजकल बच्चे अपने दिमाग में कुछ भी, मैंने बोला कि ये सही नहीं है। आप अपने याद करने के लिए बोलो, घर में अगर ये ट्रिक्स बोलोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, चटाक चटाक लगेगा। दो समझ आ रहा है। इसलिए ये ट्रिक्स आपको अपने मन में कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हो, चलेगा। मैनेमिक्स कुछ भी बना सकते हो, चलेगा। लेकिन बता ये सब सिगरेट बीड़ी तंबाकू ये सब यूज नहीं करना है पब्लिकली। ठीक है, तो यहां पर आपको सैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, याद रखना है। अब याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोले, क्लियर। चलिए, अब सैन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसे इसका उल्टा कर दो, ये p बाय h है तो ये h बाय p होगा, h बाय क्या होगा, p होगा। अब ये
कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये b बाय एच है, तो ये हो जाएगा h बाई बी। और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा b बाई बी। बस याद रखना है आपको, तीन वैल्यू याद रखना है। कौन कौन तीन वैल्यू? सैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसके बगल में जस्ट ये सीक्वेंस याद रखो, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब सैन कॉस टैन याद रखने के बाद जस्ट सैन का रेसिप्रोकल कर दो कॉसेक, तो सैन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया। तो कॉसेक क्या होता है? जस्ट सैन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उल्टा कर दो। देख रहे हो ना, ये h ऊपर और p नीचे, यही हो गया। यहाँ भी h ऊपर और b नीचे, यही हो गया। यहाँ भी b ऊपर और p नीचे, यही हो गया। यहाँ तक को प्रॉब्लम तकलीफ है तो बोलो, है तो बोलो जल्दी जल्दी, ठीक है। नीचे कमेंट जरूर करते जाना, तभी हमें पता चलेगा कि आप वीडियो देख करके आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, जरूर से बताना, ठीक है ना। अब ये नंबर 1 हो गया पहला। दूसरा याद रखो, हमने क्या बोला था आपको? हमने बोला था इस सीक्वेंस को याद रखना, सैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। सैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, याद रखना है। देखो यही सीक्वेंस हमने लिखा था यहाँ पे, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, यही सीक्वेंस लिखा था। अब देखो बीच में क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। देखो ट्रिक्स देखते जाना, सैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप सब में 1 1 डाल दो। क्या डाल दोगे? 1 1 1। तो सैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1। क्लियर है? बस ये चीज याद रखना, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सैन कॉस टैन 3 इधर, कॉसेक सेक कॉट 3 इधर। क्लियर है? अब यहां से देखो, इससे हम अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं सैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। अच्छा, आगे पेज में बना देते हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन आपको ना होगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला सैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीक्वेंस में लिखना है, उसके बगल में क्या लिखना है? यही सीक्वेंस कॉसेक सेक कॉट थीटा, इनटू डालना है और इज इक्वल टू करके 1। देखो याद रखने का तरीका है, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट मल्टीप्लाई करो और सबके बगल में इज इक्वल टू करके 1 डाल दो। अब हम यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे जो पहला हमारा है, पहला है सैन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है ना बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं सैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। बोलो, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये एक बन गया। दूसरा हम बोल सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सैन थीटा। क्लियर है? आप देखिए यहां से इस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला टर्म, तो इसके टर्म्स में हम लिख सकते हैं बच्चा ऐसा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और दूसरा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। आपको याद यही तीन रखना है, याद यही तीन रखना है, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब फिर क्या करना है, तीनों में मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 1 1 1 डाल देना है, बस काम खत्म। और उसके बाद फिर हम अपने आप फार्मूला को डिराइव करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट हम बच्चा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? देख रहे हो ना, मेरा चीजें जो है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हम बस 3 याद रख रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा सारा फॉर्मूला। अच्छा ये पता नहीं चल रहा है, देखो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा था, तो हम tan थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो।
फिर हम लोग आगे आएंगे। चलो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चीज़ें बहुत आसान है, बस समझना है आपको, और समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। यही चीज़ है जो अभी मैंने बताया था आपको, यही चीज़ बताया था जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, बच्चा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्या है समझना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सैन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा इसमें। इस ये जो हम लोग लिखते हैं इसके प्लेस में आपको क्या मिलेगा, सैन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या, अगर आपको सैन स्क्वायर थीटा है मतलब सैन स्क्वायर थीटा है मतलब सैन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही हुआ। समझ आ रहा है ना कि जो हम लोग टू का पावर 2 लिखते हैं, मतलब 2 इंटू 2 होता है, तो उसी तरह से सैन थीटा का स्क्वायर ना लिख के सैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसी तरह अगर कॉस थीटा का स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। लिखने का तरीका आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है, ये गोल्डन रूल है। एक बात और समझना, जो थीटा का वैल्यू है, एंगल का वैल्यू है, वो कभी भी साइज ऑफ द ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करता। मान लो यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया, ये 60 डिग्री, ये क्या बनाया, 60 डिग्री। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, क्या कर दें, थोड़ा इसको कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर दें, तो क्या एंगल मेरा, ये देखो, ये एंगल को हमने बढ़ा दिया तो यहाँ जो वैल्यू होगा ये भी तो 60 डिग्री होगा ना बच्चा। मतलब हम आर्म्स को बढ़ाएंगे, एंगल के आर्म्स को बढ़ाएंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो इसको हम कितना भी बढ़ा दें, ये एंगल हमारा 60 से 120 डिग्री नहीं होगा। इस चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है। समझ आ रहा है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। आइडेंटिटीज मतलब होता है बच्चा कि वेल डिफाइंड फार्मूला जो हर जगह यूज होता है। ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं भी है तो उसका मतलब सेम होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहीं भी है, मतलब जो आइडेंटिटीज है वो सेटिस्फाई करेगा। तो उसी तरीका से ट्रिग्नोमेट्री में भी 3 आइडेंटिटीज होता है। ये देखिए 3 आइडेंटिटीज, समझो बात को एकदम, इसको याद रखना है। और याद रखने का तरीका हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूँ और अभी मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा 3 आइडेंटिटीज है। और इससे देखो कितना आइडेंटिटीज निकलेगा, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका कैसे है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे याद रख, अभी तो पढ़ाते पढ़ाते आपको लगेगा याद हो गया, पढ़ते पढ़ते याद हो गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो आप भूल जाते हो। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी 3 आइडेंटिटीज से बहुत सारे आइडेंटिटीज अभी निकलेगा। तो इस आइडेंटिटीज को याद रखने का तरीका कैसे है, समझो बात को। मैं बोल रहा हूं कि एज्यूम करो आप कहीं घूमने गए हो, दोस्त लोग के साथ चिल मारने गए हो, कहीं घूमने गए हो, पार्टी करने गए हो, लेकिन अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पॉकेट मनी का। तो आप लोग जब घूमने गए तो गए कोल्ड ड्रिंक वाला दुकान में, सॉफ्ट ड्रिंक वाला दुकान में, बोले भैया स्प्राइट और कोक एक देना, स्प्राइट और कोक एक देना। उसके बाद कुछ और दोस्त है आपके साथ, घूमने जाते हो, अकेले 1-2 लोग तो नहीं जाते हो, 4-5 लोग भी जाते हो। तो दूसरा फ्रेंड आया और उसी दुकान को वाले को बोलता है
भैया एक टी से, मतलब एक चाय से, टी से एक कट कॉफी बना देना। साउथ का पिक्चर में देखते हो ना, बोला जाता है ना, एक कटिंग वाला कॉफी देना भाई, ठीक है, कटिंग वाला चाय देना। उसी तरह तरीका से सीन क्रिएट कर दे रहा हूं मैं। क्या बोलना है आपको? आप गए हो चिल मारने, घूमने कहीं भी, अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, समर वेकेशन भी चल रहा है, कहीं भी घूमने जा सकते हो। तो आप लोग गए, आप दुकान वाले को बोले कि भैया स्प्राइट और कोक एक देना, स्प्राइट और कोक एक देना। देखिए पहला एस फॉर स्प्राइट और सी फॉर कॉस फॉर कोक, 1 for 1। तो स्प्राइट और कोक एक देना। उसके बाद बोलता है, दूसरा फ्रेंड आया, बोलता है एक टी से एक कट कॉफी, एक टी से एक कट कॉफी। क्लियर है? स्प्राइट और कोक एक देना, मेरे साथ बोलो, स्प्राइट और कोक एक देना और एक टी से एक कट कॉफी बना दे भाई। समझ आ रहा है? तो स्प्राइट और कोक, देखो स्प्राइट और कोक एक देना और एक टी से, टी से, टी मतलब 10, से मतलब सेक, एक कट, कट मतलब कॉट और कॉफी मतलब कॉसेक। समझ आ रहा है ना? देखो सब में स्क्वायर लगा है, यहाँ गलती नहीं करोगे आप लोग। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? मेरे साथ दोहराओ फिर से, स्प्राइट और कोक एक देना और एक टी से एक कट कॉफी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्प्राइट और कोक एक देना, फिर एक टी से, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक टी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक कट कॉफी मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए अब देखना, इसी से हम लोग कितना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पहला हमने बोला था 3 आइडेंटिटीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तीन ही आइडेंटिटीज से हम कितना आइडेंटिटीज निकालेंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना? अभी पहला से हमारा 3 निकल गया। अब दूसरा से हमने बोला था साइन स्क्वायर थीटा, मतलब स्प्राइट और कोक एक देना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर एक टी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टेन को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आ रहा है ना? देखिए ये 3 यहां हो गया और 3 यहां हो गया, 6। अब लास्ट वाला आइडेंटिटीज में आओ, ए सैन मतलब स्प्राइट और कोक एक पहला हो गया, एक टी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट आ जाइए, एक कट कॉफी, देखो ये हो गया तीसरा। अब तीसरा आइडेंटिटी से हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर ये भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आ रहा है? कितना मैंने बना दिया? 3 आइडेंटिटीज जो आपको मैंने बताया, और उससे हमारा देखिए यहाँ पे कितना आइडेंटिटीज बन गया बच्चा, इसमें हमारा 9 आइडेंटिटीज बन गया। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। अब थोड़ा सा रिलेशन और देखते हैं। थोड़ा सा रिलेशन क्या देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कहाँ पे बताया था? यहाँ देखिए आप इस पीपीटी, यहाँ पे इस पेज में देखो, आपको मैंने बताया था, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ सेम वे, इसी तरीका से आपको एक वैल्यू और याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बाय sin थीटा, बस ये वैल्यू याद रख लेना है आपको।
tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। जब हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, एक मार्क्स से पूछ देता है ये, है ना। देखो tan थीटा के प्लेस में हम sin थीटा बाय cos थीटा रखें और cot थीटा के प्लेस में cos थीटा बाय sin थीटा रखें, कैंसिल करेंगे, देखिए तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सेल्फ सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को रिलेट करना, है ना। याद रख लेना, जितना मैंने अभी बताया है उसको याद रख लेना। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल। क्या आता है बच्चा, स्टैंडर्ड एंगल। देखिए sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री तक ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका वैल्यू। देखो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हमने थीटा लिखा। अब थीटा के प्लेस में अगर 0 डिग्री भी हो सकता है, 30, 45, 60 और 90, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हम लोग जो क्लास 10 में पढ़ते हैं यही सब एंगल के लिए पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह के लिए अभी नहीं पढ़ेंगे। 0 से 90 डिग्री में 0, 30, 45, 60 और 90। बाकी 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, ये सब हम लोग कब पढ़ते हैं बच्चा, 11, 12 में। क्लियर है, इसलिए हम लोग अभी सिलेबस से डाइवर्ट नहीं होंगे। तो जब sin 0 डिग्री होगा उसका वैल्यू क्या होगा, sin 30 डिग्री होगा, cos 0 होगा, cos 30 डिग्री होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखो इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन डेरिवेशन आता नहीं है आपको, चीजों को बस डायरेक्टली याद रखना है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, देखो हम यहाँ लिखेंगे sin थीटा, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सेम सीक्वेंस में लिखना है sin, जो मैंने आपको बताया था, cos थीटा, tan थीटा, sin cos tan, फिर लिखना है आपको cosec, sec, cot। अब यहां देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा याद करने का तरीका बताते हैं। sin थीटा जो होता है, sin थीटा जो होगा वो छोटा से बड़ा चलेगा। sin थीटा मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा जो वैल्यू लाई करेगा sin का, 0 सबसे छोटा और बड़ा 1। तो सबसे छोटा क्या हो गया, sin 0 डिग्री 0 और सबसे बड़ा क्या हो गया 1। याद हो गया, sin जो है छोटा से बड़ा की तरफ मूव करेगा, तो सबसे छोटा क्या है 0, सबसे बड़ा क्या है 1। क्लियर है, sin 0 डिग्री का अगर आपसे कोई बोले तो क्या बोलोगे 0, sin 90 डिग्री को आपसे बोले तो क्या बोलोगे 1। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद आओ sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चा 1/2। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। आप यहाँ पर देखो, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरीका से भी याद कर सकते हो और जैसे मैं बताया आपको उस तरीका से भी याद कर सकते हो। इस तरीका से याद करो जैसे मैंने आपको बता रखा हूँ। sin आपको 0, 30, 45, 60, 90 ऊपर लिखना है, sin cos tan सेम सीक्वेंस में, अभी सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ, सेम सीक्वेंस में लिखना है sin cos tan cosec sec cot, sin cos tan cosec sec cot। क्लियर। अब sin जो होता है छोटा से बड़ा की तरफ जाता है, मतलब सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 1। तो sin 0 डिग्री को हमने लिख दिया 0 और sin 90 डिग्री को हमने लिख दिया 1। बहुत अच्छा। अब sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 60 का वैल्यू होता है √3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखना 1/2 सॉल्व करोगे तो 1/2 का वैल्यू जो आएगा 1/√2 का वैल्यू से कम आएगा और √3/2 का वैल्यू जो आएगा वो 1/√2 का वैल्यू से ज्यादा आएगा। समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं प्लेस कम हो जाएगा, हाँ। तो अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, cos थीटा में आएंगे। तो cos sin छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा है और cos बड़ा से छोटा की तरफ आएगा, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो इसको। रेसिप्रोकल नहीं करना, रिवर्स कर देना है। यहाँ जस्ट उल्टा लिख दो, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, √3/2 हो गया और ये 1/√2 हो गया और 1/2। जस्ट इसको उल्टा कर दिया, देख रहे हो ना, sin थीटा का उल्टा कर दिया। इधर वाला टर्म्स को मैं पहले से लिखना शुरू कर दिया, बैकवर्ड कंडीशन से लिखना शुरू कर दिया, तो बड़ा से छोटा की तरफ हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ?
नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं tan tan 0 डिग्री, किसमें आते हैं बच्चा? tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री। चलिए, तो tan 0 डिग्री इसका वैल्यू आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। tan 0 डिग्री मतलब क्या हो गया? tan 0 डिग्री मतलब जीरो, tan 0 डिग्री मतलब जीरो। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर हमने आपको आपके लिए ये टेबल बना के रखा है। डायरेक्टली इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी यहाँ पर उधर हट जा रहा हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी आता है, लेकिन आपको डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, जस्ट चीजों को याद रख लेना है। tan 0 डिग्री का मतलब जीरो, ठीक है। अच्छा, tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1/√3। tan 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1। अब tan 60 डिग्री का जस्ट 1/√3 को उल्टा कर दो, √3, और इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 1/0, यहां भी मैं लिख देता हूं 1/0। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए, यहां पर देखो सैन कॉस टैन हो गया। अब जब कॉसेक है तो सैन का जस्ट उल्टा, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है बच्चा, यहां कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। यहां क्या हो जाएगा? 1/0, मतलब ये भी तो नॉट डिफाइन हुआ, ये भी तो नॉट डिफाइन हुआ। अब इसका sin 30 डिग्री का जस्ट रेसिप्रोकल करो, 1/2 का रेसिप्रोकल, यहां देख रहे हो ना 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, मतलब 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, और यहाँ पे 1। देख रहे हो ना, मैंने क्या बोला था? ये सीक्वेंस में लिखने का फल या लिखने का प्रॉफिट यही होता है। अब cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1/1 मतलब 1 ही हो गया। अब इसके बाद 2/√3 हो गया, इसके बाद √2 हो गया, और इसके बाद 2 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0/1 है, तो यहाँ पर 1/0 मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? नॉट डिफाइन होगा। कॉट थीटा देखो, tan थीटा यहाँ 0/1 है, तो इसका उल्टा 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ √3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1/√3 होगा, और यहाँ नॉट डिफाइन 0/1 है, तो जब हम मीन्स 1/0 है, तो जब ये उसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा? 0/1 मतलब 0 हो गया। यहाँ देखिए, याद रखने का तरीका, सीक्वेंस क्या करना है आपको? सैन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट में लिखना है, सैन छोटा से बड़ा, कॉस बड़ा से छोटा, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। टैन का वैल्यू आपको याद रखना है 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइन। अब सैन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो जो सैन का वैल्यू है उसको 0 का वैल्यू में जस्ट उल्टा करके लिख दो। 0/1 तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, फिर 1/2 मतलब 2/1। समझ में आ रहा है? आपको याद रखना है जस्ट ऊपर वाला लाइन और टैन थीटा, उसके बाद पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? देखो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम चीजों को, अगर इतना आप कर लोगे, यही आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे क्या है कि आपको आज का बेसिक वीडियो है, इसके हेल्प से ही आप बाकी का जो क्वेश्चन है सॉल्व करके आ पाओगे या कर पाओगे। इतना अगर आपको समझ आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यस सर समझ आ गया। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो भी आपको नीचे कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। समझ आ रहा है? अभी तक आप देखे होंगे कि हमने एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, मतलब ऑलरेडी अपलोड है चैनल में। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, जो पिछले बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर केस स्टडी क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलो बच्चा, ठीक है। थैंक यू।